everyone, how are you? I hope you all are good. So मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 12 की NCERT जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, उसी में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने बात करी थी लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किसकी कितनी लाइफ स्पैन होती है, हाथी कितने साल तक जीता है, बरगद का पेड़ कितने साल तक रहता है, उसके बाद कौवा हो या पैरट हो, दोनों देखने में तो एक जैसे ही होते हैं, दोनों ही बर्ड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रो है उसकी लाइफ स्पैन अलग होती है, बल्कि पैरट की लाइफ स्पैन अलग होती है। तो क्या चीजें ऐसी हैं कि दोनों की लाइफ स्पैन अलग है, क्यों इनकी लाइफ स्पैन अलग है और इनकी लाइफ स्पैन कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने बात करी थी। उसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर और बात करते हैं NCERT आगे क्या कहती है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन के बाद जो NCERT है उसमें आपका स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। बेसिक लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन की मैं बता चुका हूँ कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका दो तरह का होता है। फर्स्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं NCERT की लाइनिंग क्या कहती है और उसी को समझते हुए हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले NCERT ओपन कर लीजिए, जिसके पास भी है अच्छी बात है, नहीं है तो NCERT का PDF डाउनलोड कर लें गूगल पे जाकर के। क्लास 12 बायोलॉजी NCERT चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जैसे ही गूगल पे लिखेंगे सीधा PDF आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लें। और वहां NCERT की लाइन कहती है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो NCERT कहती है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, या ब्रैकेट में लिखा है उसने ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही जैसी एक संतान पैदा करता है या उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग यंग वंस बोलते हैं या ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। यंग वंस या इसी को ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दोनों ही सेम नेम है। तो रिप्रोडक्शन जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूं कि री मतलब अगेन, प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस करना। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि दोबारा से अपनी ही जैसी संतान की उत्पत्ति करना या प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट NCERT की लाइन कहती है कि द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन हुआ, कोई ऑर्गेनिज्म बना, यंग वंस बना, ऑफस्प्रिंग बना, यही क्या करेगा, ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा और फिर से क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो यही क्या करेगा, ग्रो करेगा, बड़ा होगा, ठीक है, फिर मैच्योर होगा, आप लोग जैसे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। ओ सर, हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, यानी इसके बाद वाली स्टेज अब हम लोग की भी रिप्रोडक्शन की है। यस, ठीक है। अब आप बड़े हो जाएंगे, जो नीट में पढ़ रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो नीट में सिलेक्शन पा जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। जिनका नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर कोई जिंदगी में करता है, तो आप भी कुछ कर ले जाएंगे और फिर आपकी भी शादी हो जाएगी, और शादी हो जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। अब जो दिमाग में आ रहा है उसे रिप्रोडक्शन नहीं कहते, क्या कहते हैं मैं भी बताऊंगा। पहले NCERT की बातें कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये enables द स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज को बनाए रखता है कब, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती चली जाए, यही काम होता है किसका, रिप्रोडक्शन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो अब उनकी क्या जनरेशन रह गई, नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि शादी क्यों इंपॉर्टेंट है, शादी नहीं करें तो क्या हो जाएगा, सलमान खान ने भी तो नहीं करी, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, लेकिन आपकी जो स्पीसीज है, आपका जो वंश है वो खत्म हो जाएगा। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे, मेरे पापा थे, कोई नहीं कह सकता, उनका वंश ही खत्म हो गया, नाम समाप्त।
तो रिप्रोडक्शन का सिंपली काम क्या है? आपके वंश को आगे बढ़ाना, आपकी स्पीसीज को आगे बढ़ाना, आपकी जनरेशन को आगे ले जाना, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन का काम है। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 5 मेंडल्स ने क्या क्या किया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर हम सीखेंगे कि हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट हो जाते हैं और कैसे रिप्रोडक्शन के थ्रू ये इनहेरिट किए जाते हैं। अब जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं? जेनेटिक वेरिएशन, अभी टर्म आया यहां पर वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है, वेरी, वेरी का मतलब कहते हैं ना एक लैंग्वेज में कि ये तो वेरी कर रहा है, एक दूसरे से अलग दिख रहा है। अब मैं आपको सिंपल टर्म में समझाता हूं। आपके फादर हैं, आप हैं, दोनों को खड़ा कर दिया जाए, मे भी हो सकता है कि आप लोगों की हाइट एक जैसी हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने फादर को देखें और खुद को देखें, उनके भी 2 आंख हैं, आपके भी 2 आंख हैं, उनकी भी नाक यहाँ बीच में है, आपकी भी नाक यहाँ बीच में है, उनका भी माउथ है, ठीक है, फॉरहेड, बाल, सारी चीजें जितनी आपकी हैं उतनी आपके फादर के हैं। लेकिन जब फोटो क्लिक करें तो दोनों की फोटो अलग अलग आएगी, आपके फादर अलग दिख रहे होंगे, आप अलग दिख रहे होंगे। किसी को दिखाएंगे तो वो तुरंत बता देगा ये आप हैं, ये आपके फादर हैं। सारी चीजें सेम होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग दिखाई देना, दैट इज नोन एज द वेरिएशन। और ये वेरिएशन कैसे क्रिएट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply. इस सारी दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका है मल्टीप्लाई करने का एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग बनाने का। जरूरी नहीं है कि हर कोई रिप्रोड्यूस ही कर रहा है ना, हर ऑर्गेनिज्म शादी ही कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से तरीके हैं ये सारे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। The organism, habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of 2 types. चाहे किसी एक ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे 2 ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट हो, रिप्रोडक्शन कैसा होगा? हमेशा 2 तरह का होगा। कौन कौन सा? When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation. अब मैं समझाता हूं, इसको रफ कर देता हूं, समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहे हैं, लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी की और उसे समझना। कह रहा है कि when offspring is produced by a single parent, offspring जो बच्चा है वो या तो सिंगल पेरेंट यानी सिर्फ एक ही पेरेंट है, जैसे माता पिता 2 होते हैं तो ऐसे 2 नहीं, सिर्फ एक ही पेरेंट है। या फिर कह रहा है कि विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब हम लोग को पता है कि जितना हम लोगों में पता है ह्यूमन से रिप्रोडक्शन होता है, वहां आपको पता होगा कि मेल होता है, फीमेल होता है, मेल में मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल में फीमेल गैमेट्स होते हैं, ये सारी चीजें पता है। लेकिन यहाँ जब रिप्रोडक्शन कैसा हो, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स, दोनों तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। याद रखना, रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो सकता है, या तो गैमीट्स होंगे और या फिर गैमीट्स नहीं भी होंगे। द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। अब यहां पर कैसा रिप्रोडक्शन होगा, या तो गैमेट्स नहीं होंगे या होंगे, और इन दोनों में ही रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा यहां पर। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, नाम से ही समझेंगे। हर चीज को क्या करना है, पूरी साइंस को सिर्फ उसका मीनिंग समझना है, कुछ नहीं रटना। मीनिंग समझ गए, अपने आप लिख दोगे। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है व्हेन 2 पेरेंट्स यानी कि अपोजिट सेक्स। अभी हमने क्या बात किया, सिंगल पेरेंट, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, सिंगल पेरेंट, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि करण जौहर के बच्चे हैं, उसने तो शादी नहीं करी, एडॉप्ट कर लिया, तो क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? वो एक अलग केस है, हम वो बात नहीं कर रहे। अभी ह्यूमंस में हम लोग बात करेंगे, वो एक अलग चीज है।
हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं ह्यूमंस के अलावा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन है, एक एक चीज मैं आपको सब समझाऊंगा, पहले ध्यान दें। नेक्स्ट है व्हेन टू पेरेंट्स या अपोजिट सेक्स, ठीक है। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों को बहुत फेवरेट है, सबको पढ़ना है यही सबसे पहले, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये हमने किसकी बात करी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहले एनसीईआरटी में देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, उसके बाद समझते हैं। When two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. Sexual reproduction में क्या होता है? Opposite sex अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब कभी भी करण जौहर हो, मनीष मल्होत्रा हो, इनको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अपोजिट सेक्स होना चाहिए, गे हो, लेस्बियन हो, ये सब इन्वॉल्व नहीं होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेल और फीमेल होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट सेक्स का मतलब एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, ठीक है। मेल के तुलना में क्या मिलेंगे? मेल गैमेट मिलेंगे, मेल गैमेट्स। फीमेल के तुलना में मिलेंगे फीमेल गैमेट्स। क्या होता है मेल गैमेट्स, क्या होता है फीमेल गैमेट, ये सब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी अगर समझना हो तो इतना समझ लो, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम। कैसे बनता है, कैसे रिलीज होता है, सब बात करेंगे। ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है। आई होप कि यहां तक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो यहां पर जाइगोट बनेगा। तो ये सारी प्रोसेस जहां हमें देखने को मिलेगी, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कॉमन सा एक डिफरेंस है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक रिप्रोडक्शन को डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब एक बात मैं बता देता हूं जो आपके दिमाग में आ रही है, रिप्रोडक्शन हो, सेक्स हो, फर्टिलाइजेशन हो, ये सारी चीजें क्या है, 12th का बच्चा होगा तो ये सारी चीजें उसके लिए सेम दिख रही होंगी। कहीं भी रिप्रोडक्शन लिखा होगा, कहीं भी सेक्स लिखा होगा, कहीं फर्टिलाइजेशन, वो सब एक ही सोच रहा होगा, नहीं, ये सारी चीजें सेम नहीं है। फर्टिलाइजेशन एक अलग डिफिनीशन है, एक अलग प्रक्रिया है। सेक्स क्या होता है ये भी मैं अभी बताता हूं। रिप्रोडक्शन में बता ही चुका हूं कि री मतलब अगेन और प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना, दोबारा से प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। सेक्स का जो बिल्कुल कॉमन सा मतलब होता है वो होता है जेंडर। अरे सर ये क्या बता दिया आपने, तो फंडे हिला दिए, ठीक है। संता बनता का जोक नहीं चल रहा है यहाँ पर कि एयरपोर्ट पे जाता है और वहां पर एक महिला उसे फॉर्म देती है और वहां पर सेक्स लिखा होता है तो संता लिख देता है दिन में 2 बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। यहां पर सिंपली सेक्स का मतलब होता है जेंडर, आइदर इट विल बी द मेल और आइदर इट विल बी द फीमेल, ठीक है। तो सेक्स का मतलब या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ये जेंडर की बात कर रहा है। जो चीज आपके दिमाग में आ रही है उसे सेक्स नहीं बोलते, उसे क्वाइटस बोलते हैं। नोट कर लो, समझ लो, आपके दिमाग में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसे क्वाइटस बोलते हैं, ठीक है। उसे सेक्स नहीं बोलते। सेक्स का मतलब अगर कहीं भी एनसीईआरटी में लिखा है या साइंस में लिखा है तो उसका मतलब है वो जेंडर की बात कर रहा है, या तो मेल की या फीमेल की। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहां पर मैंने बताया मेल में मेल गैमेट होते हैं, फीमेल में फीमेल गैमेट होता है। इन दोनों गैमेट्स का मिलना आपस में, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस अलग है। सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो फालतू का मत सोचना, जब जो चीज पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसे रफ कर देता हूं, आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी। स्टार्ट करते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी हम लोग समझ रहे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, लेकिन गैमीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। एनसीईआरटी से स्टार्ट करते। सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या दिया है कि इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ठीक है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parent. अब होगा क्या कि सिंगल पेरेंट है, वही क्या कर रहा है, ऑफस्प्रिंग को बना रहा है, वही बच्चे दे रहा है। अब जब सिंगल पेरेंट से ही बच्चे बनेंगे तो होगा क्या कि सिंगल पेरेंट के थ्रू जो बच्चा बन रहा होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा। क्या देखने को मिलेगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी। अब फोटोकॉपी जेरोक्स कराने जाते हैं, उसमें भी हम ओरिजिनल और फोटोकॉपी में दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, लेकिन यहां पर हमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए यहां पर जेरोक्स नहीं बोला गया है, यहां पर एक टर्म दे दिया गया है, दैट इज क्लोन। क्या टर्म दिया है, क्लोन। जेरोक्स नहीं बोला, क्योंकि जेरोक्स जब हम कराते हैं तो ओरिजिनल कॉपी अलग समझ में आ जाती है। बोलते हैं ना भैया ओरिजिनल दे दीजिए, मेरी मशीन में रखी हुई है, ठीक है, तो ओरिजिनल अलग दिखाई देती है, फोटोकॉपी अलग दिखाई देती है, इसलिए जेरोक्स नहीं बोला, क्लोन बोला है। अब आपके फोन में भी होगा, किसी ऐप को क्लोन करना है, व्हाट्सएप का क्लोन आता है, मैसेंजर का क्लोन आता है, इंस्टा का क्लोन आता है, किसी का भी क्लोन अगर आपको बनाना है तो एग्जैक्ट यहां भी व्हाट्सएप चल रहा है, वहां भी व्हाट्सएप चल रहा है, दोनों में सेम तरह से ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं होगा, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि व्हाट्सएप कौन सा वाला चल रहा है, क्लोन वाला चल रहा है या ओरिजिनल चल रहा है। तो बिल्कुल डिट्टो सेम होना, दैट इज नोन एज क्लोन। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि ये जेनेटिकली कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली जब क्लोन है तो सेम होंगे। नेक्स्ट कह रहा है द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। उसने बता भी दिया, पहले तो क्वेश्चन पूछा कि जेनेटिकली कैसे होंगे, उसके बाद बता भी दिया कि ये कैसे होंगे, ये क्लोन कैसा होगा, ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों कैसा होगा, सेम होगा। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। ये क्लोन कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, देखने में एकदम जहां से पैदा हुआ बिल्कुल सेम उसी की तरह। फिर उसके बाद फिगर दे रखा है, फिगर 1.2 सेल डिवीजन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन कौन से दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है बडिंग इन ईस्ट, सेकंड बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब अगर हम अमीबा की बात करें, यहां देख लेते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन देखो आपके उसमें कैसे दे रखा है, अमीबा का बाइनरी फिजन दे रखा है, यहाँ ये सारी चीजें, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस। मैं सिंपल से टर्म आपको समझा देता हूं, बाइनरी फिजन। देख लेता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बाइनरी नाम से ही समझ में आता है, बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, ये सारी चीजें पता है ना कि बाई का मतलब 2, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो यहां पर समझ में क्या है, बाइनरी, बाई का मतलब कहीं ना कहीं 2, ठीक है, 2 मतलब 2, वो वाला 2 नहीं, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं वो वाला 2 नहीं, बाई मतलब 2। नरी फिजन, फिजन यानी टूट जाना। अगर इस मार्कर को मैं फेंक दूं और ये मार्कर 2 भागों में टूट जाए तो दैट इज नोन एज फिजन। और कैसा, बाइनरी फिजन, अगर 2 भागों में टूट रहा है। नॉर्मली कई सारे तो हम लोग कह देंगे ठीक है फिजन टूट गया।
अभी क्या है, बाइनरी फिजन। तो ये जो अमीबा है, ठीक है, ये क्या है, अमीबा है। अमीबा में हमें बाइनरी फिजन देखने को मिल रहा है। सिंपली ये अमीबा क्या हो गया, पूरी प्रोसेस यहाँ देख दिया है, दोनों न्यूक्लियस अलग हो रहे हैं, ये सारी चीजें मैं सिंपल सा एक बता देता हूँ कि दो भागों में टूट जाना, ठीक है। ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, ये अमीबा भी डिवाइड करेगा, और एक ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीजें ये होंगी, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और न्यूक्लियस भी यहाँ, बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो दो भागों में डिवाइड हो गया। अब देखो ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट है, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या है, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, ये पेरेंट, और ये क्या है, ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग है। फर्क समझ में आ रहा है क्या? ये अमीबा भी वैसे ही दिख रहा है, ये अमीबा भी वैसे ही दिख रहा है। अब होगा क्या कि यही एक अमीबा फिर से आगे क्या करेगा, यही बाइनरी फिजन करेगा, और फिर आगे क्या करेगा, अपनी संतानें बनाएगा। तो कोई फर्क दिख रहा है क्या पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में? नहीं दिख रहा ना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लोन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लोन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लोन। एग्जैक्ट कॉपी, क्या लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर, दोनों कैसे होंगे, एकदम सेम होंगे, ठीक है। फिगर देख लो, देख लिया फिगर। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं एनसीईआरटी। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। अब हम देखते हैं कि कितना बड़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन among different group of organism. Asexual reproduction is common among single cell organism. अब ये ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 11th वाला लेक्चर अगर आप लोग ने देखा है मेरा, तो वहां पर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोनेरंस एंड प्रोटिस्ट, ठीक है, वहां हमें देखने को मिलेगा क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है कि इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें मोनेरंस में और प्रोटिस्ट में हमें किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, वही पेरेंट दो भागों में टूट जाएंगे और क्या करेंगे, नए ऑफस्प्रिंग बना लेंगे। देखो कुछ फिगर दे रखे हैं, फिगर नंबर 1.3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। अब स्ट्रक्चर्स देखते जाना और समझते जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में क्वेश्चन आता है इन्हीं स्ट्रक्चर से डायरेक्टली, रट पाओ तो भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, समझ गए तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ठीक है। क्वेश्चन सही होना जरूरी है। आते हैं एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले ए ऑप्शन पे दिया है ज़ूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, फिगर देख लो। उसके बाद बी पे दिया है नोडिया ऑफ पेनिसिलियम। एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, नीट का क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली पूछा गया था पेनिसिलियम में हमें किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नोडिया ऑफ पेनिसिलियम, फिगर देख लो। सी है बर्ड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में बर्ड्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद डी है गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में गैम्यूल्स देखने को मिलेगा। अब आते हैं इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल का डिवाइड होना ही क्या है, अपने आप में एक रिप्रोडक्शन है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, अभी मैंने बताया, ठीक है, दो भागों में टूट जाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। वेयर एज अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल्स भी दे रखे हैं अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। अब इसे रफ कर देता हूं। बजाओ ढोल स्वागत
मेरे घर राम आए हैं, कथा सबरी किले कर। चलो अब एक क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन इट्स, लिख देता हूं पहले, सेल डिवीजन इज itself a mode of reproduction. ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है? अपने आप में खुद एक रिप्रोडक्शन का मोड होता है और ये हमें कहां देखने को मिलता है? इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेल का डिवाइड होना ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट है, इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल व्हिच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म। ईस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? एक हल्का सा बड निकल आएगा, वो बड क्या होगा? पेरेंट से जुड़ा रहेगा और धीरे 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 जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? धीरे से फिर अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर ज़ूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल। अब इसका मतलब समझो, ज़ूस्पोर्स क्या लिखा हुआ है? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल, मोटाइल स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है हैविंग अ मूवमेंट, हैव अ मूवमेंट, चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन कैसे? माइक्रोस्कोपिक। ऐसे अगर आप देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, कितना भी हाई पावर का चश्मा हो, लेंस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं दिखाई देगा जब तक आपके पास क्या नहीं है? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर जब मूवमेंट दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। ठीक है, अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर नोडिया, पेनिसिलियम, बर्ड्स, हाइड्रा, गैम्यूल्स, स्पॉन्ज। फिगर में देख ही लिया हमने, वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कुछ पैराग्राफ दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर अभी तक की चीजें समझ में आ गई हैं तो क्वेश्चंस भी तुरंत कर ले जाओगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली, इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। अब अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये हम किसके लिए बात कर रहे थे? ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब सर ये क्या है? एक नया टर्म, फिर से बोरिंग। कुछ नया नहीं है, सब एसेक्सुअल ही है, नाम अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अभी हम एनिमल्स की बात कर रहे थे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे, जब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम लोग वहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है। एनिमल्स में एसेक्सुअल, प्लांट के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ऊपर देखो फिगर 1.4, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स इन एंजियोस्पर्म, ए आइज ऑफ पोटैटो,
बी राइजोम ऑफ जिंजर, सी बुलबिल ऑफ अगेओ, देन लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ई ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ। देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज रटना ही पड़ेगा, ठीक है, या समझ जाओ कि किसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो इजी है, चाहे रट लो चाहे समझ लो, आपके ऊपर है। नेक्स्ट, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेल्स। क्या बोलते हैं, अभी जो हमने फिगर में देखा इनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेल्स, ठीक है। कभी खेती किसानी करी है तो ये सारी चीजें आपको पता होगा, आलू कैसे बोया जाता है, अदरक कैसे बोया जाता है, एक अदरक से दूसरी अदरक कैसे निकलती है, आलू मिट्टी में बो देते हैं तो दूसरा आलू कैसे निकलता है, वही सब चीजें तो हैं, बस एक अंग्रेजी का टर्म दे दिया गया है, बाकी सारी चीजें हमें पता है। हमारे घर के पीछे गार्डन होता है, किसी के आगे होता है, तो अदरक वदरक घुसेड़ देते हैं ना मिट्टी में ऐसे, फिर कुछ दिन बाद क्या देखते हैं, नई अदरक आ जाती है, तो कहां से आ जाता है ये, राइजोम ऑफ जिंजर ही तो है, इसी को तो टर्म लिख दिया बस, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। अभी हमने बात करी थी एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट। अब यहां भी हम क्या है, दो अदरक लेते हैं, क्या है, एक लड़की के घर से लेके आते हैं, एक लड़के के घर से लेते हैं, दोनों को बोते हैं, ऐसा करते हैं क्या, नहीं, चाहे अपने घर की हो चाहे पड़ोस वाले के यहाँ से लेके आए, अदरक सेम ही होती है, ठीक है, चाहे उसकी वाली अकेले मिट्टी में घुसेड़ दो चाहे अपनी अकेले मिट्टी में घुसेड़ दो, सेम ही चीज होगा, ठीक है। तो अदरक में कभी ऐसा नहीं होता कि एक सर मेरे यहाँ की थी, एक मैं पड़ोस से मांग लाया, इसलिए दोनों अलग अलग हो गई, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है